क्या लगता है कि 2027 का चुनाव पिछड़ा और मुस्लिम वर्ग पे ही लड़ा जाना है? मुस्लिम समाज जो है एक भेड़ की तरह है। भेड़ का हुजूम देखा आपने? आगे वाला जिधर चल देगा तो पूरा समाज उधरी तरफ चल जाता है। आपका आदर्श कौन है? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना आदर्श मानता हूँ और बहुत खुल के कहता हूँ इस बात को। उनकी चीजें और उनके वक्तव्य अगर कभी समय होगा तो पार्लियामेंट में उनके द्वारा दिए गए एक एक बात, एक एक भाषण को शब्द ब शब्द मैं आपको बता सकता हूँ, बयान कर सकता हूँ। इतना बड़ा भक्त कह लीजिए या कह लीजिए कि उनकी आइडियोलॉजी से इतना मैं प्रसन्न रहता रहा हूँ। बसपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं और क्या सलाह देना चाहेंगे कि लोगों का जुड़ाव उनकी तरफ तेजी से? देखिए, माननीय बहन जी को सलाह देने की औकात तो हमारी नहीं है, लेकिन ज़रूर ये दिल में ख्वाहिश है कि बहन जी पुराने अपने रुतबे में आए। को कट्टरपंथता को किस रूप में देखते हैं और क्या भाव है कि मुस्लिम अगर कट्टर मुस्लिम हो जाए और हिंदू अगर कट्टर हिंदू हो जाए, हमारा भाई कट्टर सनातनी हो जाए, तो विवाद ही खत्म हो जाएगा। अगर जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, अगर हमारी विधानसभा में हमको जनता मौका देगी तो मेरा अपना ख्वाब है कि दवाई और पढ़ाई, नाली नबदान, सड़क के लिए विधायक बनने की प्रयास में नहीं हूँ। राजनीति शब्द का नाम लेते ही तमाम तरह के लोगों के जहन में अलग अलग शब्द, ख्याल और विचार आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजनीति एक पवित्र ऐसा कार्य है जो समाज के हर तबकों को सेवा और एक मिसाल पेश कर सकता है। जनाधार, लोगों का सहयोग करने का सबसे सशक्त माध्यम राजनीति है और इसी पे ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ नदीम मिर्जा जी हैं, जो डुमरियागंज से पूर्व भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं। नदीम जी, आपका मेरे पॉडकास्ट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। राजनीति को लोग अलग अलग नज़रियों से देखते हैं, आप किस नज़रिए से राजनीति को देखते हैं? देखिए, राजनीति जो बहुत पहले हुआ करती थी इस देश के अंदर, सेवा भाव से हुआ करती थी। अब उस राजनीति का जो कंटेंट था बिल्कुल चेंज हो चुका है, बदल चुकी है राजनीति, और समाज भी बदल चुका है, लोग भी बदल चुके हैं, और राजनीति से जो भाव था सेवा का वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ना के बराबर। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं भी एक सियासतदान हूँ और सियासत करता हूँ, लेकिन राजनीति अगर सही मानों में देखा जाए तो राजनीति कुछ देने का कार्य है, समाज को कुछ देना है, और देना तभी वो संभव होगा जब आप नेता के पास एक विजन होगा, और विजन सेवा भाव से होगा कि हाँ वो समाज को कुछ देने आया है। मुझे जो लगता है कि राजनीति से पवित्र कुछ भी नहीं अगर उसको पवित्रता के साथ किया जाए। बिल्कुल सहमत है, आपकी इस बात से बहुत सहमत है कि राजनीति से पवित्र कोई चीज नहीं है, और इसीलिए पहले के MP MLA को देखेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति, अगर 5 बार MLA रहे होंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत बदलाव नहीं रहा है। उसकी देन ये है कि उन्होंने डिलीवरी किया है, उन्होंने समाज को दिया है, और समाज को देने के अलावा उनके साथ और कोई राजनीति का भाव नहीं रहा है, इसलिए उतना पवित्रता से उन्होंने किया, तो इसलिए वो दिखता है उनका कि हाँ उन्होंने डिलीवर किया है, और जो डिलीवरी दिया है समाज को वो समाज के उत्थान के रूप में दिखता है समाज को। अच्छा, आप अपने राजनीतिक करियर कैसे शुरू किए हैं और आपका विजन मिशन क्या है आगामी 2027 के चुनाव? देखिए, हमारा जब बहुत हम हाई स्कूल में थे तो हमारे वहाँ कोई भी ना सियासत किसी ने किया, व्यापार भी किसी ने नहीं किया, सभी नौकरी पेशा लोग थे, लेकिन एक जिज्ञासा थी, एक अंदर से एक भाव आता था, देखते थे जब लोगों की परेशानी, फुटपाथों पे परेशानी, समाज के निचले तबके की परेशानी, और बहुत ओल्ड एज के लोगों को देखता था मैं कि हाँ वो रिक्शा चला रहे हैं, खींच रहे हैं, 80 साल की आयु है, उनके इस लायक नहीं है कि हाँ 2 वक्त की रोटी खा सके, तो एक भाव टीन एज में आता था, तो लगता था कि हाँ अगर हम स्थापित हो जाते हैं, चूंकि संभव नहीं है कि हजारों हजार आदमी का उद्धार जो है वो अपनी कमाई से कोई कर सके, समाज सरकार के पास वो व्यवस्थाएं होती हैं, तो उस व्यवस्था के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी उस टीन एज में महसूस किया, पढ़ा, जाना, तो ये अंदर से एक ख्वाहिश हुई कि हाँ हम भी अगर कहीं MP MLA हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि इनका जो दर्द हम महसूस करते हैं उस दर्द के लिए हम कुछ कर सकते हैं। ये भाव से राजनीति में आए, 2 प्रयास किया, अभी लोकसभा 2024 का बहन जी का आशीर्वाद था, उन्होंने दिया टिकट, डुमरियागंज से लड़े, और 27 के लिए आप सभी लोगों के सहयोग के साथ तैयारी में हो कि कुर्सी विधानसभा क्षेत्र से बहन जी से बात किया है कि हमको सेवा का अवसर दें, अगर अवसर मिलेगा
और जनता हमको वहाँ पे स्थापित करेगी और बतौर विधायक हम वहाँ जीतेंगे, तो ज़रूर कुछ आपको अगले पॉडकास्ट में या जो पॉडकास्ट आपका फिर आगे जीतने के बाद या 27 में के बाद होगा विधानसभा का, उसमें आपको कुछ दिनों के बाद दिखेगा कि हाँ हमारा वर्क सामने है, जो आज हम कह रहे हैं उसको चरितार्थ करके हम दिखाएंगे। अच्छा, नदीम मिर्जा जी, कट्टरपंथता को किस रूप में देखते हैं और क्या भाव है? जैसे बहुत सारे, अभी आप राजनीतिक एंगल को देखिए, या आज जो भी राजनीति में लोग फेमस होना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम। देखिए अभी क्या है कि कट्टरता की जो डिफिनेशन है, जो परिभाषा है, उसको इस तरह से मढ़ दी गई है समाज के ऊपर कि समाज यही जानता है कि एक मुसलमान एक हिंदू के खिलाफ जाएगा तो कट्टर कहलाएगा, एक हिंदू भाई हमारा मुसलमान के खिलाफ जाएगा तो कट्टर कहलाएगा। जबकि हकीकत ये है कि मुस्लिम अगर कट्टर मुस्लिम हो जाए और हिंदू अगर कट्टर हिंदू हो जाए, हमारा भाई कट्टर सनातनी हो जाए, तो विवाद ही खत्म हो जाएगा। विवाद यूं खत्म हो जाएगा। बड़ी बात कर रहे हैं कि विवाद खत्म हो जाएगा। कट्टरता से लोग मानते हैं एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, और जहां तक हम लोग देखते हैं तो यही मनोभाव टीवी पे, राजनेताओं के भाषणों में और तमाम तरह के गली नुक्कड़ों पे देखने को मिलता है। कैसे हो जाएगा ये? वो ऐसे हो जाएगा कि देखिए, कट्टरता की परिभाषा मैंने शुरू में बताया कि बदल दी गई है। कट्टर होना कि मेरे धर्म को, अगर मैं अपने धर्म की बात करूं तो मेरा कुरान, मेरी हदीस, जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहे गए हैं, उनके पद चिन्हों पे अगर हम चल रहे हैं तब तो मैं कट्टर हूं। और जब उनके पद चिन्हों पे चलेंगे और उनके कहने के अनुसार चलेंगे, कुरान हदीस पे मैं अपनी बात अगर करूं, तो मैं कभी आपको दुख नहीं पहुंचा सकता, या अपने किसी हिंदू भाई को कभी दुख नहीं पहुंचा सकता, कभी अपने पड़ोसी को भूखा नहीं रहने दे सकता। तो इसका ध्यान हम रखेंगे और पल पल हम ये जानेंगे कि हाँ, किसी को मेरे वजह से दुख तकलीफ ना हो, क्योंकि हमारे लोगों ने, जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको फॉलो करना है अपने कट्टरता में, उन्होंने कभी नहीं किया। उसी तरह हमारा हिंदू भाई अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का भक्त है और राम जी को मान रहा है, तो राम जी ने क्या त्याग किया, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा अगर नहीं है तो पुरुषोत्तम कैसे हो जाएगा? उनको मानने वाला अनुयायी या उनका जो भक्त है, वो तो इतना स्नेह और प्रेम का मालिक होगा कि वो स्नेह प्रेम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब पे निछावर करेगा। तो ये कट्टरता की सही परिभाषा ये है, ना कि एक दूसरे को गाली देना। अच्छा, बसपा की जो राजनीति रही है 2024 तक और आगामी आने वाला 2027 चुनाव, जो बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है, किस तरह की राजनीति है और किस तरह की राजनीति में बदलाव हो रहा है? लोग कैसे बसपा से कनेक्ट हो रहे हैं? क्या वह दौर अब लौट के आएगा जब मायावती जी मुख्यमंत्री होती थी, तो कोई और इस पार्टी को आगे बढ़ाएगा? देखिए, मैंने सदैव जो है राजनीति बहुत हट के की है, बहुत अलग सी की है। राजनीति का ये मतलब कतई नहीं है कि जिस दल जिस पार्टी में आप रहिए वहाँ अनभक्त जैसा कोई स्वभाव रखिए अपना। गलत को गलत और सही को सही अगर कहता है व्यक्ति, तो जिसके साथ है, जिस पार्टी में है या जिस भी कंपनी में है, जिस परिवार में है, उस परिवार का वो आगे ले जाएगा। और अगर गलत को सही और सही को गलत नहीं कहेगा वो, तो वो उस बात से बिफर जाएगा और चीजें दूसरे डायरेक्शन में चली जाएंगी। जहां तक रही इस बात बसपा के आगे बढ़ने की और आगामी 2027 में कि किस लेवल पे बसपा आएगी, तो देखिए आने वाला समय है, राजनीति है, कुछ भी संभव हो सकता है सारे दल मिल के लड़ जाए भाजपा के खिलाफ, तो ये सवाल ही जो है बेईमानी हो जाए। आपका आदर्श कौन है राजनेता में? किसी भारतीय या वैश्विक राजनेता से जो आप प्रेरणा लेते हैं? जी, हमारा अपने आदर्श राजनीति में अगर स्वभाव, वाणी और राजनीति करने की शैली, भाषा, इसको मैं पर्सनली, ये बहुत बड़ी बात और बड़ी हो सकता है उन लोगों को खराब लग जाए जो जिन लोगों ने कॉपीराइट समझ रखा है, लेकिन मैं श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना आदर्श मानता हूँ और बहुत खुल के कहता हूँ इस बात को। उनकी चीजें और उनके वक्तव्य अगर कभी समय होगा तो पार्लियामेंट में उनके द्वारा दिए गए एक एक बात, एक एक भाषण को शब्द ब शब्द मैं आपको बता सकता हूं, बयान कर सकता हूं। इतना बड़ा भक्त कह लीजिए या कह लीजिए कि उनकी आइडियोलॉजी से इतना मैं प्रसन्न रहता रहा हूं। तो आपके पार्टी से उनकी आइडियोलॉजी मिलती है? नहीं, पार्टी की आइडियोलॉजी पार्टी के स्तर पे है। और व्यक्तिगत आपने सवाल किया कि मैं किसको फॉलो करता हूं, किस तरह की राजनीति चाहता हूं। अगर एक व्यक्ति लखनऊ जैसी सीट पे, उसका मैं लॉजिक के साथ बात करता हूँ, बेसलेस बात करने की आदत नहीं है। अगर लखनऊ जैसी सीट पे श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 4-4, 5-5 लाख मतों से जीतते हैं, तो वो मत सिर्फ हिंदू भाइयों का नहीं होता है,
वो रहा है, मुसलमान भी उसमें बराबर से बहुत ही अच्छी संख्या में शामिल रहे हैं। इसको जब चाहिए आप लोग प्रेस के लोग जांच सकते हैं कि उसमें कितने मुसलमान जाते हैं। छोटी सी बात उदाहरण दे दें, हमारी सगी बुआ लखनऊ की रहने वाली थी और वोट पड़ रहा था, मेरी सगी बहन की शादी थी, उनकी शादी की रात उन्होंने जो है शादी अटेंड करी और आनंद फानन में गई। मेरे पिताजी नाराज हुए कि क्यों जा रही हो, तो उनका शब्द यही था कि मेरे वहां 7 वोट है, हमारे अटल जी का 7 वोट नुकसान हो जाएगा। ये उस दौर की बात है जब अटल जी लखनऊ से लड़ते थे। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो विचारधारा से बिल्कुल विपरीत है और आपका प्रिय है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ गट्स तो है और कुछ उसके अंदर लॉजिक है, कुछ उसके अंदर स्वभाव में मोहब्बत है, प्यार है, कुछ विजन है, इसलिए उनको आदर्श मानता हूं। क्या वर्तमान वहाँ परिक्षेत्र में कोई ऐसा राजनेता है जो अटल जी की तरफ भावनात्मक लगाव लोगों से बना सके, आत्मीयता के साथ लोगों को जोड़ पाए? कोई ऐसा राजनेता वर्तमान में आपको दिखता जी, है? वो वही बात हो जाएगी फिर कि आप भी नाम अगर मैं लूं कि श्री गडकरी जी, वो ऐसे नेता है जो सर्वमान नेता। नेता का देखिए, नेता की परिभाषा अगर परिभाषित करेंगे, आप पत्रकार महोदय हैं, तो एक नेता तभी नेता होता है जब उसके पीछे समूह चल रहा हो, निर्विवाद। अगर वो पिक एंड चूज अनपिक की पॉलिसी पे चल रहा है कि साहब ये हमारे पक्षधर हैं, ये पक्षधर नहीं है, या एक ही लोग ऐसे हैं कि जो हमारे पक्ष में रहेंगे एक समाज के, तो उसको नेता नहीं कहा जाता। नेता का तो मतलब ये है कि उसके पीछे चल रहे हैं जनसैलाब जो हर धर्म से हो, हर समाज के लोग उसके पीछे निर्विवाद खड़े मिलते हैं। तो गडकरी जी हैं और इस तरह के नेता जिन्होंने काम किया, विजन है उनके पास, सड़कों का जाल। ख्वाब जरूर अटल जी का था, लेकिन ख्वाब देख लीजिए उसको सच किया गडकरी जी ने। तो इस तरह के माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, जिनके अंत्येष्टि में सभी ने देखा कि उनका स्वभाव और उनकी हाव भाव और उनका चरित्र किस तरह का था, कैसा उन्होंने बीज बोया था कि कोई सारे बाउंड्रीज जो है लोग फान के आए थे उनके अंत्येष्टि में। तो उनके उस चरित्र के वजह से आए थे, उनके उस कार्य के वजह से आए थे, उनके स्वभाव के वजह से आए थे। नेता का मतलब ये होता है कि स्वीकृति हर समाज की, हर धर्म की, हर जात की उनको मिलनी चाहिए। नफरत कभी अगर नेता की परिभाषित की हुई चीज अगर कभी कर सकता कोई नेता अगर है, तो नफरत नहीं फैला सकता। नेता तो डिलीवरी करने के आया है, नेता तो आया देने के लिए। वो समाज को अच्छी चीज देगा तभी वो नेता कहलाएगा, तभी उसके साथ जनसैलाब चलेगा। अगर जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, अगर हमारी विधानसभा में हमको जनता मौका देगी तो मेरा अपना ख्वाब है कि दवाई और पढ़ाई, नाली नबदान सड़क के लिए विधायक बनने की प्रयास में नहीं हूँ, दवाई और पढ़ाई इसको फ्री करने के लिए जो हमसे बन सकेगा, जो मेरी निधि से बन सकेगा, उसका प्रयास करूंगा और उसको डिलीवरी देकर ही रहूंगा। चाहे वो उसकी संख्या शुरुआत में थोड़ी हो, शासन का साथ मिलेगा तो बड़ा वॉल्यूम हो सकता है, अगर सरकार की मदद मिल जाएगी तो और बड़ा हो सकता है। तो वो एक ऐसी चीज है, बेसिक जरूरत है कि अगर हमारा नौजवान किसी धर्म समाज से आ रहा है और अगर उसने पढ़ाई कर लिया है, तो पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती है। पढ़ाई समाज में कैसे जीना है, कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, इन सब के लिए भी पढ़ाई होती है। आपके अनुसार मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग का झुकाव किधर है? क्या लगता है कि 2027 का चुनाव पिछड़ा और मुस्लिम वर्ग पे ही लड़ा जाना है? देखिए, हम बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं और मन से भी ऐसी इससे भी खतरनाक खराब बातें लोगों के लिए खराब होती है, मेरे लिए अच्छी होती हैं, क्योंकि मैं साफ गोई से बात रखता हूँ। मुस्लिम समाज जो है एक भेड़ की तरह है। भेड़ का हुजूम देखा आपने? आगे वाला जिधर चल देगा तो पूरा समाज उधरी तरफ चल जाता है। हम इसके पक्ष में नहीं हैं। हम कहीं भी जब चुनाव सरकार को चुनने का हो रहा है तो उस चुनाव के अंदर मुद्दा बेसिक होना चाहिए, मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, जो कि नहीं होता है, अफसोस है। और जब मुद्दे पे वोटर वोट देना शुरू कर देगा तो समाज से बहुत सी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। और जो ये अभी लेटेस्ट का चल रहा है, एक बिल्कुल आसान सा वो जिसमें मीडिया सो कॉल्ड तमाम गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है वो भी शामिल है कि साहब हमको पॉपुलर होना है तो मैं कुछ ना कुछ हिंदू भाई के खिलाफ कह दूं। हिंदू भाई कोई नेतागिरी करना चाह रहा है, उसको पॉपुलर होना तो कुछ हमारे मुसलमान भाई के खिलाफ कह दे। तो ये सस्ता जो एक निकाल रखा है रास्ता लोगों ने, इससे समाज बिगड़ रहा है, समाज खराब हो रहा है, नौजवान उससे बिचली इधर दाएं बाएं होने के उसमें है स्थिति में।
तो इसलिए हम जो राजनीति को स्थापित करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि कोई डिलीवरी ऐसी हो जिससे समाज बढ़े। जब बच्चा पढ़ लेगा, वो हिंदू का, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, तो अपना रास्ता ढूंढ लेगा दो रोटी कमाने का। और जब दवाई उसको फ्री मिलेगी तो जो गार्जियन है उसके ऊपर बोझा कम होगा, और वो बोझा कम होने के नाते वो अपने बच्चों की पढ़ाई में अपना वो खर्च कर पाएगा वो पैसा। तो इसलिए हमारा जीतने के बाद अगर हम जीते, लड़े और साथ दिया लोगों ने, तो मेरा मत बिल्कुल साफ है कि सड़क नाली नबदान बहुत हो गया ऐसा काम। अब सीधा नारा यही है कि दवा और पढ़ाई ये मुफ्त होगी, जितनी भी ताकत होगी लगा के इसको हम लागू कराने का प्रयास करेंगे। आकाश आनंद को कैसे देखते हैं जब पार्टी की कमान उनके हाथों में दिया गया है और संगठन को मजबूत करने की एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है? देखिए, आकाश जी को बहुत समय से बहन जी ने लॉन्च किया था, किन्हीं परिस्थितियां ऐसी कुछ आई कि उस समय उनको बैकफुट पे जाना पड़ा, जिससे थोड़ा मेरा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी का हमारी पार्टी का नुकसान हुआ थोड़ा। लेकिन अब फिर माननीय बहन जी ने उनको एक दायित्व दिया है, जिस पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, तेज तर्रार हैं। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत तेजी से जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, इस वक्त बिहार के अंदर मेहनत कर रहे हैं, वो रिजल्ट आएगा तो सबको पता चलेगा कि हाँ, उस रिजल्ट में आकाश आनंद जी का बड़ा योगदान है। बसपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं और क्या सलाह देना चाहेंगे कि लोगों का जुड़ाव उनकी तरफ तेजी से? देखिए, माननीय बहन जी को सलाह देने की औकात तो हमारी नहीं है, लेकिन ज़रूर ये दिल में ख्वाहिश है कि बहन जी पुराने अपने रुतबे में आए, और पुराने तरीके से बहन जी अगर निकल पड़ेंगी तो ये विश्वास है कि फिर से मुख्यमंत्री अगर नहीं बनेंगी बाई चांस, तो बनाने की तो हैसियत में तो हम आ ही जाएंगे बसपा के लोग कि हाँ, जिसको चाहा जाएगा वही मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी दावा करती है कि उनके कोर वोटरों को तोड़ लिए हैं, कितनी सच्चाई है? देखिए, होता है काट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती है। पहले बीजेपी ये तो बताए कि बसपा के वोटर जो है हिंदू है भी कि नहीं है। अगर वो हिंदू हैं तो उनको घोड़ी से जो है नीचे खींच लिया जाता है, उनकी मोछ काट ली जाती है, उनके ऊपर पेशाब कर दिया जा रहा है। तो बसपा के लोग और भाजपा के लोग और भाजपा के नेता पहले ये तो तय कर लें कि हाँ, वो हिंदू हैं, तब तो उनको वोटर की संज्ञा दी जाए। जब वो हिंदू ही नहीं माने जाएंगे तो यूज एंड थ्रो वाला, अब वो सारे वोटर जान चुके हैं, किसी को भी गुमराह 1 से 2 बार किया जा सकता है, जो कि हो चुका है, टर्न पूरा हो चुका है 2 बार का, तीसरी बार कोई गुमराह होने नहीं जा रहा है। जो वोटर थे इंटैक्ट है, और 27 के विधानसभा में आपको परसेंटेज जो हमारा 9.5% रहा है लोकसभा में, वो बढ़ता हुआ आपको ऑटोमेटिक दिखेगा, सीटें दिखेंगी, विधायक दिखेंगे। योगी जी कैसे नेता हैं उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, माननीय योगी जी को चूंकि हम उसी शहर से हैं, गोरखपुर से हैं, और बचपन से देख रहे हैं, जान रहे हैं, जब से महाराज जी पहली बार सांसद हुए हैं तब से देख रहा हूँ। उनके अंदर एक बात बहुत अच्छी है जिससे मैं बड़ा खुश हूँ। संगठित अपराध के विरुद्ध जो है उन्होंने जो कमर कसी है और जो तोड़ी है कमर, उससे मैं बहुत खुश हूँ। ये जो गन कल्चर था हमारे समाज में कि गाड़ियां एक बैग सड़क पे जहाँ पे 20 की स्पीड नहीं चलनी होती थी, वहां 60 की स्पीड से चली आई, और 3-4 गाड़ी 5 गाड़ी रुकी, और उसमें से पहले राइफल और बंदूक निकलती थी, फिर आदमी निकलते थे। तो महाराज जी ने इस पे कंट्रोल किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं थोड़ा सा दुखी अगर हूं तो मेरे अपने शहर में जिस लेवल का काम होना चाहिए था, जैसे सैफई में माननीय मुलायम सिंह जी ने किया था, तो मुझे वो थोड़ा दुख है कि उस लेवल का काम नहीं हो पाया है अभी, जो कि अब 10 साल के होने के करीब है, हो जाना चाहिए था। हमारे शहर में मेट्रो चल जानी चाहिए थी, हमारे शहर में कुछ ऐसी चीजें हो जानी चाहिए थी जिससे रोजगार सृजित हो जाता, नौजवानों को रोजगार मिल जाता। काम तो बहुत हुए हैं, लेकिन जो काम का रेशियो है और जो समय है उससे थोड़ा मैच नहीं खा रहा, उससे थोड़ा सा दुख है। अदरवाइज जो क्रिमिनलों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जो उनकी कार्यशैली है और जो कार्य है, वो उससे हम बहुत खुश है, बहुत संतुष्ट रहते हैं। वन महात्मा जी का भी कार्यकाल आपने देखा होगा, जो उनका कड़ा रुख था जी, वो किस नजरिए से आप देखते? वहां पे थोड़ा सा फर्क है कि माननीय बहन जी ने अपने अधिकारियों को इतनी छूट नहीं दे रखी थी जितनी इस सरकार में छूट है। तो अगर इस चीज को सुधार लिया जाए तो गवर्नमेंट का गवर्नेंस अच्छा हो सकता है। बहन जी ने ये दिखाया है कि
इस बिगड़े हुए प्रदेश, जिस वक्त बहन जी को बागडोर मिली थी 2007 में फुल फ्लैश, उस वक्त उन्होंने दिखाया 7 साल के अंदर कि काम कितना कैसे हो सकता है और कितना काम हो सकता है। लखनऊ को आप जाते होंगे पत्रकार बंधु हैं, लखनऊ को लखनऊ बनाने का जो शुरुआत करी और जिसको अंत तक पहुंचाया वो माननीय बहन जी ने पहुंचाया। और लॉ एंड ऑर्डर को अगर किसी ने दिखाया कि लॉ एंड ऑर्डर यही पुलिस है, यही ढुलमुल यकीन वाले लोग हैं जिनको टाइट करके चीजों को अच्छी की जा सकती है, वो माननीय बहन जी ने दिखाया। और वो शासन लोग याद करते हैं, वो किसी भी पार्टी को संबद्ध हो, किसी से संपर्क रखते हो, किसी के वोटर हो, लेकिन उस वक्त के उस दौर को वो याद करते हैं कि हाँ 7 से, और व्यापारी वर्ग भी याद करता है। ये भी मैं बता दूं आपको, 7 से 12 का रेशियो उठा लीजिएगा तो जो कमाई प्रति व्यक्ति का था उस वक्त, यूपी की सिर्फ बात कर रहा हूं मैं, यूपी की जो कमाई का पर व्यक्ति जो आए थी वो बहुत ही अच्छी थी, मोर देन, हम आपको बताते हैं, आप इस रेशियो को चेक कराइएगा जरूर, इस फैक्ट को, कि मोर देन प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये 12 से 15,000 के रेशियो में कमा रहा था, जो आज की डेट में सैकड़े में है, जो हम हजार में बता रहे हैं आपको। क्योंकि देखिए, जब काम होगा, जब व्यापार होगा, तभी पैसा जनरेट होता है, और जब पैसा जनरेट होगा तो समाज में आएगा। जैसे एक आज की डेट में बता दें, रियल एस्टेट बहुत खराब स्थिति में है। रियल एस्टेट से 27 से लेके 32 से 35 वैरायटी के लोग उससे लाभ लेते थे। अगर 1 मिनट का समय दे तो मैं बता दूं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिससे यूपी की अर्थव्यवस्था पे बहुत फर्क है। आपके जेब में एक्सेस पैसा होगा, आपके बच्चे की फीस के, राशन के, दवाई के बाद, और आपकी इंडिविजुअल जरूरत, जो मोटरसाइकिल में तेल भरवाते हैं, जाते आते हैं ऑफिशियल काम के, उसके बाद ही आप पास जब एक्सेस पैसा होगा तभी आप कहीं निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। जब आप ऐसी चादर आपकी हो गई है, जो डबल बेड की चादर होया करती थी 7 से 12 बहन जी के समय में, आज इतनी छोटी साइज, वो रुमाल के बराबर की साइज हो गई है, तो कहाँ ढाकेंगे उसको? वजह क्या है? वजह उसकी सीधी सी व्यक्ति इनकम घटने की वजह क्या है? जी, वजह यह है कि देखिए, व्यापार जितना था, जैसे आपको बहुत पॉइंट की बात बताऊं मैं, पहले डालडा आधा किलो 1 किलो आता था। मल्टीनेशनल कंपनियां जो जिसको एमएनसी कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां पहले शेशे नहीं बनाती थी, पाउच 1 रुपए वाला, उनका स्टैंडर्ड था 1 किलो, आधा किलो, इससे नीचे नहीं करते थे, आप गूगल कर लीजिएगा। जब से ये कंपनियां, तो एमएसएमई जो है खत्म हो गई। आज की डेट में एमएसएमई के नाम पे आप पास है क्या? आज जब रोजगार, मध्यम वर्गीय के रोजगार खत्म हो जाएगा तो उसके पॉकेट में पैसा नहीं होगा। और जो हम रियल एस्टेट की मैं बात कर रहा था, तो रियल एस्टेट का एक आदमी जब किसान से जमीन खरीदता है, वहीं से आप 35 वैरायटी जोड़ लेंगे। हमें, अगर आप रियल एस्टेट का कारोबारी मान लें, मुझे आपने पकड़ा कि साहब जमीन ले लीजिए, मैंने जमीन लिया, अब वहां जमीन लेते तो मैंने तो आपको पेमेंट दे दिया, आपने जो पैसा पाया तो आप उस पैसे से अपने गांव में बच्ची की शादी करेंगे, या जो जरूरत है उसी की वजह से बेच रहे होंगे आप। हमने लिया तो पहले हम पकड़ेंगे आर्किटेक्ट इंजीनियर को, उस पर हम नक्शा बनवाएंगे, तो इंजीनियर को पैसा दिया, आर्किटेक्ट को पैसा दिया, फिर बालू वाले को पैसा दिया, फिर मोरंग वाले को दिया, छड़ वाले को दिया, सीमेंट वाले को दिया, बिल्डिंग बनवाने के लिए फिर फाउंडेशन वाले को ले आए हम उससे, फिर राफ्टिंग वाले को टीम पकड़ के ले आए हम, फिर लैट्रिन बाथरूम बनाने के लिए, सिंक बनाने के लिए हम पकड़ के ले आए। ऐसी वैरायटी जोड़िएगा तो मोर देन 30 पड़ेगी आपको। जब बिल्डिंग तैयार हो गई, ढांचा तैयार हो गया, तो फिर पेंटर लगेगा, पीओपी वाला लगेगा, फिर टाइल्स वाला के वहां से टाइल्स लाएंगे, प्लम्बर लगेगा, प्लम्बर के दुकान हार्डवेयर पे जाएंगे आप। तो इन सब पे डिस्ट्रीब्यूशन होता था रियल एस्टेट का, जिसको बाउंड कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में बाउंडेशन नहीं है, आप 1000 स्क्वायर फीट पर G+3 बना सकते हैं, और आप यहाँ नहीं बना सकते। आप अपना इंडिविजुअल मकान 1000 का, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 स्क्वायर फीट का फ्री किया है कि साहब 1000 स्क्वायर फीट अगर आपको बनाना है तो उस पर मैप जरूरी नहीं है, लेकिन आप बना के देख लीजिए, बिना सुविधा सिल्क के आप नहीं बना पाएंगे। और कल को अगर कोई उंगली उठा देगा, कोई एप्लीकेशन देगा, तो उस पर आपत्ति भी हो जाएगी। मुख्यमंत्री तो बड़े मन से कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है, और आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। नहीं, भ्रष्टाचार तो है, इसमें हम इनकार नहीं करेंगे, हम इसमें ही नहीं कहेंगे कि भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार कोई नया नहीं है, ये भी नहीं कहेंगे कि हाँ आज आ गया है। बस फर्क क्या भ्रष्टाचार में आ गया कि जो 50 रुपए में काम हो जाता था, आज वो 500 रुपए में हो रहा है।
और कल की अकाउंटेबिलिटी थी, कल के लोग, पॉलिटिकल लोग भी, सत्ता में बैठे विधायक मंत्री भी अकाउंटेबिलिटी ले लेते थे। अब कुछ सेंट्रलाइज हो गई है, कुछ ही लोग हैं जो जिनकी बात अधिकारी सुनते हैं, अदरवाइज नहीं सुनते हैं। तो उसका इम्पैक्ट समाज के लोगों पे पड़ रहा है। हर आदमी डीएम और कमिश्नर के वहां नहीं पहुंच पाता है और नीचे के लोग अपनी मलाई काट रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आपका एक बेहतर लगा, क्या कारण है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी, एक तो सबसे पहला कारण तो यही हो गया कि राजधानी में अगर आदमी रह रहा है तो उसका एक अलग ही है, क्योंकि वहाँ पे पूरे प्रदेश के लोग आते हैं और अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग समाज के, अलग अलग धंधे पानी के लोग, और वहाँ पे डिलीवरी करने के लिए अगर आप एजुकेशन लाइन में जाना चाहते हैं तो बड़ा स्कोप है, आप बिजनेस लाइन में जाएंगे बड़ा स्कोप है, आप कोचिंग लाइन में जाएंगे बड़ा स्कोप है, आप अगर कुछ करना चाहते हैं इंडिविजुअली, आप पॉलिटिकल आप इवेंट कोई करना चाहें तो बड़ा स्कोप है। तो एक कैपिटल होने के नाते वहाँ जो फैसिलिटीज अवेलेबल होती है और जो दायरा मिलता है, तो वो अब जाहिर है कि ड्राइंग रूम में फुटबॉल का मैच नहीं खेला जा सकता है, उसके लिए फील्ड ही चाहिए। तो उसी तरह अगर राजनीति बड़ी करनी है, विजन बड़ा है, माननीय स्वर्गीय अटल जी की तरह एक आप डिलीवरी देना चाहते हैं समाज को, जो जिंदगी भर चले, जो सड़कों का जाल है वो आजीवन है, हमारी आने वाली नस्लें उससे भोगेगी, हम लोग तो भोग ही रहे हैं। तो अगर ये आपको डिलीवरी देने के लिए राजनीति में है तो ठीक है, अगर आप व्यापार करने के लिए है तो उसके लिए फिर लाइन दूसरी है जो लोग कर रहे हैं आज की डेट में। 27 विधानसभा कहाँ से लड़ना चाहेंगे? देखिए, हमारी तो अपनी कुर्सी विधानसभा में हमारा जान प्राण, जैसे कह लिए, वहाँ के सुख दुख, अच्छा बुरा, 20 साल से हम वहाँ के लोगों से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम कुछ लड़े ना लड़े, 10 साल से नहीं लड़ रहे हैं विधानसभा हम, तो फिर भी मरनी जीनी, खाना पीना, उठना बैठना उन्हीं लोगों के साथ हमारा है मैक्सिमम। तो एक अंदर से हम लोगों का लगाव है, दिल का लगाव है, दिल का जुड़ाव है। तो इसलिए जब भी आवाज निकलती है तो कुर्सी की ही निकलती है, और कुर्सी की लड़ाई है, हम सोचते हैं कुर्सी से बेहतर कौन सी जगह हो सकती है। ये जो लगाव है राजनीतिक है या फिर आपका आत्मीय लगाव है लोगों से कुर्सी में? नहीं, कुर्सी की, जैसे 25 साल से मैं वहाँ सेवा दे रहा हूँ, सेवा लोगों के साथ व्यवहार बात है। कुर्सी के प्रति हमारी जिद इसलिए है कि कुर्सी में बहुत दिग्गज नेता रहे हैं और आज भी हैं। माननीय स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी, बड़े नेता, कुर्मी भाइयों के बड़े नेता, और समाज के लिए भी किया उन्होंने। आज अरविंद सिंह गोप जी हैं, माननीय मंत्री जी, राकेश वर्मा जी हैं, फरीद महफूज कदवाई साहब हैं, जिनके पिताजी राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, मोहसिना कदवाई जी के भतीजे हैं, खुद 5 बार 6 बार के एमएलए, 6ठी बार एमएलए हैं और 1 बार के मिनिस्टर हैं। जहां इतनी उपलब्धियां हो और जहां का हमारा कुर्मी भाई किसानी करके बहुत मेहनत करता हो, सबसे बड़ी जनसंख्या कुर्मी भाइयों की, अब बड़ी मेहनत करता हो, उसको अगर उसका हक नहीं मिल रहा है, उसके बच्चे अगर अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसके पास अच्छी गाड़ियां नहीं हैं, आप सोचिए कि आप ये समझ सकते हैं कि कुर्सी विधानसभा शुरू हो जाती है मात्र लखनऊ के खत्म होते ही। जिस विधानसभा को अगर क्या क्या है, जो नोएडा, दिल्ली से जुड़ा हुआ नोएडा है, और वहां की जमीनें, वहां की सुविधाएं वहां देख लीजिए, और हमारे कैपिटल के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी के साथ कुर्सी विधानसभा जुड़ी हुई है। तो यहाँ ऐसा क्या है कि लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास फीस भरने का पैसा नहीं है, लोगों के पास दवा करने का पैसा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है एक अच्छे, एक वहां पे डॉक्टर नहीं अच्छा है, एक स्कूल नहीं अच्छा है पूरी विधानसभा में। और इतना बड़ा बाराबंकी जिला है, करोड़ों करोड़ वहां पे बिल्डर, कॉलोनाइजर पैदा हो गए। गोरखपुर, हमारे पूर्वांचल से आके कितने लोग हजारपति से करोड़पति हो गए जमीन बेच के बाराबंकी की। तो बाराबंकी की मातृभूमि का, बाराबंकी की मिट्टी का हक अदा करने का कि जरूरत है कि नहीं है, और वो कौन करेगा? और ये तब होगा जब कोई ऐसी चिंगारी, ऐसी कोई आग निकलेगी जो उस जगह पे जो अन्याय हुआ उस पर न्याय देने का जब काम करेगी। कोई भी प्रतिनिधि हो, मैं अपनी ही बात नहीं करता कि मैं ही बहुत बहुत अच्छा हूं, मेरे ये नहीं है।
मेरा मेरा अपना, मैंने जो पढ़ाई पढ़ी है, सभी ने पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी, कि छोटी लकीर खींच देती थी, दिमाग घूम जाता था उस उम्र में कि इसको काटना भी नहीं है, मिटाना भी नहीं है, लेकिन छोटी दिखाना है। तो उस वक्त जो बालक हम लोग रहे, जब जिस वक्त टीचरें इस तरह की लाइन खींचती थी तो दिमाग तो नाच जाता था। लेकिन वैसी टीचर ने जवाब दिया जिसको कंठस्थ कर लिया, जिसको बिल्कुल बैठा लिया दिल में कि ना तोड़ेंगे, ना फोड़ेंगे, ना किसी तरह का विवाद करेंगे, लेकिन उससे बड़ी लाइन जरूर खींच देंगे अगर जिंदा रहे और लोगों ने मौका दिया तो। और ये बात मैंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखी। जब पहली बार वो प्रधानमंत्री हुए, मानवर आपको कोट कर दूं उस बात को, कि जब उन्होंने सदन में भाषण दिया, मैं लखनऊ से गोरखपुर आ रहा था, तब इतनी अच्छी हाईवे भी नहीं थी, सिंगल पटरी की रोड होया करती थी, और अयोध्या में फंसते थे लोग, रात रात बीत जाती थी। मैं खुद गाड़ी में कई बार रात भर सोया। तो वो 7 बज रहा था और उनका देश के नाम संबोधन आना था। उनकी 4 पंक्तियां आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाऊं। कंठस्थ किया मैंने, ऐसा ही नहीं कह दिया कि हाँ उनकी राजनीति करने की आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ, उनकी पार्टी है और उनके उसको नहीं मैं फॉलो करता हूँ, मैं उससे सहमत नहीं हो रहा हूँ। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को स्वप्न जरूर देखना चाहिए, लेकिन केवल स्वप्न नहीं देखना चाहिए। स्वप्न देख के प्रयत्न करने वाला, कठोर मेहनत और हिम्मत करने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है। अगर केवल स्वप्न देखने वाला व्यक्ति होता तो आज एक मामूली स्कूल का टीचर ही रह जाता। वो चीज मैं भी कहता हूं, यार आप बता दो कि 2 जहां के मालिक से मांगना है। आपसे मैं पूछूं कि अगर आपके परिचय माननीय प्रधानमंत्री जी से हो, बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो, बहुत अच्छा आपका बातचीत हो, तो अगर आपको कोई काम उनसे लेना होगा तो क्या आप उनसे जाएंगे, कहेंगे कि एक हैंडपंप लगवा दीजिए मेरे दरवाजे और एक सोडियम लाइट लगवा दीजिए? ये अगर आप कहेंगे तो करने वाला तो कर देगा आपकी मोहब्बत में, लेकिन जरूर सोचेगा कि कितना मूर्ख व्यक्ति है ये, आया भी और मुझसे मांगा भी इसने, तो एक हैंडपंप और एक सोडियम लाइट मांग रहा है। तो अटल जी की बात को इसलिए कंठस्थ किया हमने कि उन्होंने इस बात को ऊपर वाले को रख के कहा कि यार अगर 2 जहां के मालिक से मांगना है तो 1000-2000 रुपया मांगेंगे या 500 लाख रुपया मांगेंगे या करोड़ मांगेंगे, उससे तो जितना मांग पाएंगे, उसके लिए तो सृष्टि बनाया उसने, वो तो दे ही रहा, जिसको चाहता देता है। और ना देता तो एक आपको अच्छी बात बता दे, थोड़ी सी हो सकता है विवादित हो जाए। जितने थे, जैसे एक शेर किसी शायर ने कहा कि जितने भी चोर चाई थे पूर्वो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। आप बता दिए, ईमानदारी से पत्रकार हैं आप, चौथा स्तंभ है देश के, कि जो लोग एमपी बने हैं उसमें मोर देन 70% एमपी क्या माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी के नाम पे नहीं जीत के आए? उनकी अपनी इंडिविजुअल कोई पहचान है क्या? 2017 का चुनाव महाराज जी के नाम पे नहीं हुआ, लेकिन 2017 का चुनाव एमएलए जितने बने मोदी जी के नाम पे नहीं जीत के आए? उनकी अपनी कैपेबिलिटी क्या थी? नाम नहीं जानते थे लोग जो लड़े, आप इसको देख लीजिएगा, नाम नहीं जानते थे। अधिकांश मोर देन 70% विधानसभाओं में जो कैंडिडेट गया वो पगडंडी नहीं जानता था। एमएलए हो गया, एमपी हो गया, मिनिस्टर हो गया, कंधा किसका था? माननीय मोदी जी का। तो आपकी डेट में वो डिलीवरी क्या देगा? ऐसी लहरों में जब पार्टी प्रतिनिधि जीत के जाते हैं तो नुकसान किसका, फायदा किसका, जनता का या प्रत्याशी का? देखिए, हर हाल में नुकसान तो जनता का है, अगर ईमानदारी की बात बोली जाए। ट्विस्ट करना हो, झूठ बोलना हो, तो उसके लिए राजनीति बहुत बड़ा दायरा है, बहुत स्कोप है राजनीति में झूठ बोलने का। जैसे मंच पे आइए तो कह दीजिए कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बाद में कह दिए मजाक था, कह दिए 15-15 लाख खाते में जाएगा। तो ये बड़ा दायरा है स्कोप का, जितना झूठ बोल लीजिएगा। ये एक ऐसा समाज है हमारा राजनीतिक समाज जो है राजनीति का, कि इसमें जितना बड़ा झूठा होगा, जितना बड़ा मक्कार होगा, जितना बड़ा जो है वो करप्ट होगा, उसका उरूज जो है, जो हालांकि क्षणिक है, वो जिसको स्टेबल रहना है
वही हमने कहा, कांट की आड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, मैक्सिमम 2 बार उसकी उसकी है तपिश की 2 बार चढ़ सकती है। और जिसको स्टेबल रहना है उसको काम करना पड़ेगा, ईमान पे रहना पड़ेगा, और वो उसको डिलीवरी देनी पड़ेगी। जैसे कि गडकरी जी आज की डेट में है, किसी को लड़ा लीजिए निर्विवाद जीत जाते हैं वो, किसी को लड़ा लीजिए, और उनको भी क्या खाली हिंदू भाई वोट देते हैं? जाइए नागपुर में जाके पता कर लीजिए, हम तो गए हुए हैं। तो व्यक्तित्व वही कहा कि कुछ लोगों ने, जिसने, एक कहावत होती है कि जिसने मेहनत करके अपना अंपायर खड़ा किया है उस 100-100 रुपए की और 5-5 रुपए की कीमत जानता है, तो उसी तरह से वो पेश आता है। और जिसने गोल्डन स्पून लेकर जो पैदा हुआ है उसको नहीं मालूम कि कैसे बना है ये महल। इसी जितनी ईंटें रखी हुई इस महल की, उस महल की ईंटों में कितना खून, कितना पसीना, कितने जज्बात दफन है, ये वो नहीं जानता। तो जब वो जानेगा नहीं, जब मेरा दर्द आप नहीं जानोगे तो मेरे साथ सहानुभूति क्यों कैसे रख सकते हो आप? तो जनता का दर्द, जनता का दर्द अगर आप नेता महसूस नहीं कर रहा, नेतागिरी कर क्यों रहा है? देखिए, मैं अपने भाषणों में कहता हूं, मैं बहुत बेबाक आदमी हूं। मुझे ये पता है कि भगवान जब चाहेगा और जनता को का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं स्थापित हो जाऊंगा, और जब हो जाऊंगा तो उस चीज को मैं सही हूँ गलत हूँ वो जनता उसको देख लेगी कैसे है। लेकिन ये सच्चाई, ये हकीकत है भाई साहब, कि आप देख लीजिए कि साहब वादा कर लिया, जीत गए। कितनी विडंबना है राजनीति की कि जो नेता चुनाव के वक्त में हमारे आपके जो जनता है, वोटर है, उसके हाथ जोड़ती है, पैर गिरती है, और जैसे रिजल्ट विनिंग का उसको सर्टिफिकेट डीएम की तरफ से मिल जाता है, उसकी टांगें यूं हो जाती हैं और उसके सिपा सलार बाहर तैनात हो जाते हैं, और बेचारा वो गरीब जो जिसके पैर छू रहे थे हम, उसके साथ व्यवहार क्या होता है? हाँ बताओ क्या है, कहाँ है, चल चल जा जा। नहीं होता है तो बताइए मुझे। और वो देखिए, उस जनता को देखिए, 5 साल बाद फिर वो जान रहा है कि फिर ये यहाँ पैर छुए हैं हमारे, फिर हम कैसे करेक्ट पड़ी, और उसके बाद भी जानता कि रिजल्ट भी यही होगा अल्टीमेट, कि ये जीत के जाएंगे यहाँ से, तो फिर ये करेंगे ही। उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता उत्तर प्रदेश की हो या जहाँ की, जहाँ भी चुनाव हो, अभी बिहार में भी चुनाव हो रहा है, मेरा सिर्फ निवेदन यही है जनता से कि मुद्दों पे वोट दीजिए, मुद्दों पे वोट दीजिए। एक संदेश देना चाहते हैं आपके मत से कि ये जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इस बहुत दिन से चल रहा है, बहुत दिन तक चलेगा। लेकिन मेरा कष्ट ये है कि जिस बच्चे को माँ बाप ने जेवर बेच के, खेत बेच के, उधार लेके इंजीनियर बनाया है, अगर उसकी एलिजिबिलिटी की उम्र निकल जाएगी यही करते हुए, जो कि बहुत लोगों की निकल गई है, तो अब वो मजदूरी भी नहीं कर सकता चूंकि आपने पढ़ा दिया है, और नौकरी उसके हाथ से चली गई चूंकि उसकी उम्र चली गई हिंदू मुस्लिम करते करते। और ये संभव नहीं है, कड़वी बात बोल दूं, कि 20 करोड़ मुसलमान मान लीजिए, 18 करोड़ मुसलमान लीजिए, अगर ये संभव है, सबके पास कॉमन सेंस है, अगर ये संभव है कि सबको पैकेट में बांध के पाकिस्तान, बांग्लादेश या कहीं वास्तव में फेंका जा सकता है, तो इन नेताओं की जो इस तरह की गंदगी फैलाते हैं, चाहे वो हिंदू के तरफ से हो चाहे मुसलमान के तरफ से, तो उनको मानिए। जब ये संभव ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए होता है, 4 दिन के लिए होता है, देश का और सरकार की चीजों का नुकसान होता है, समाज में थोड़ा बंटवारा होता है, लेकिन आप इस चीज को देख लीजिए कि बाउंडिंग इतनी तगड़ी है समाज में हिंदू मुसलमान की कि हम लोग अलग हो ही नहीं सकते। जब परसेंटेज निकालेंगे 1 करोड़ 20, 1.25 करोड़, 1 करोड़ 40 लाख जनता का, पूरे हिंदुस्तान का, तो ये जो उन्मादी लोग हैं दोनों तरफ से, इनके परसेंटेज माइनस में जाएंगे सर, 0 पॉइंट के अंदर ही ये नीचे आते हैं ये। और ये वही लोग हैं नंगे भूखे लोग जिनके खाने को नहीं है, जिनका घर कमरा जो है, उनका पूरा मकान, सड़क पे कदम रखेंगे, पहला उनके यानी दरवाजा का पहला कदम रखेंगे तो सरकार की सड़क पे आएगा, और सड़क से जो है रखेंगे तो सीधे उनके कमरे में आएगा। यही उनकी पूरी जिंदगी खत्म है। वही दोनों तरफ से सबसे बड़े ठेकेदार है धर्म के।
मैं किसी इस चीज को कौन सी पार्टी जिम्मेदारी लेगी कि जनता को समझाना है, और कब जनता इस बात को समझ नहीं, पार्टी का है जिम्मेदारी लेगी हमको, पार्टी को तो वोट चाहिए होता है ना, ये तो समाज को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। समाज के जब इस तरह के फैला रहे हैं, इससे जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? देखिए, इसकी जिम्मेदारी एक, जैसे मुस्लिम समाज से मानिए तो नदवा के एक बहुत बुजुर्ग थे, जिनसे अटल जी भी मिलने जाते थे, जिनसे इंदिरा गांधी भी मिलने की रिक्वेस्ट करती थी, वो मोहतरम बुजुर्ग थे हमारे अली मियाँ साहब। जैसे अभी मौजूदा प्रेमानंद जी हैं महाराज, उनके हम खुद भी बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उनकी वाणी सुन लीजिए, उनके मुंह से, लगता संत हैं, लगता समाज को कुछ दे रहे हैं, उनके मुंह से जब वो बोलते हैं प्रेमानंद जी, तो फूल झड़ते हैं, जैसे लगता है कि फूल झड़ रहा है। हम भी ख्वाहिशमंद है कि हम भी जाएं, उनसे मिले, हम भी एक वीडियो बनाए, उस वीडियो को हम डालें समाज में कि देखो यार, संत ये होता है। आप ही के समाज के लोग फतवा जारी कर देंगे? जारी कर दे, हमारे खिलाफ जारी कर देंगे, जारी कर दे फतवा। देखिए, हमारे वहां अगर भाई मैंने कहा कि चेहरे पे धूल लगी तो मानना पड़ेगा ना। पाकिस्तान में मस्जिद में बम फोड़ दिया जा रहा, मुसलमान नमाजी पढ़ रहा, वहां कौन महाराज जी बैठे हुए हैं, कौन मोदी जी बैठे हुए हैं? आप वहां जो आईना दिखाएंगे उसी पे तो ये खेलने वाले सो कार्ड जो सनातन के ठेकेदार बनते हैं, उसी को तो दिखा के खेलते हैं। तो अगर जो तस्वीर आप पेश करिएगा, उस तस्वीर, हमारे उलमा इकराम जो मौलाना हमारे हैं, हम अपने ही समाज की बात कर रहे हैं, हम दूसरे समाज पे हमारी औकात नहीं है कि हमको उठाना भी नहीं चाहिए, कोई टिप्पणी करना भी नहीं चाहिए। तो मैं अपने समाज से कह सकता हूं, मैं अपने लोगों, अपने मौलाना, अपने उलमा इकराम से कह सकता हूं कि जिम्मेदार आप हैं। मैं कैंडिडेट हूंगा, एक मुस्लिम बहुल, वहां अच्छे तादाद में मुसलमान है, लेकिन मुझे ये बेबाकी से कहना पड़ेगा कि समाज को अगर उसकी वजह बता दें आपको। मेरा दुख ये है मेरे समाज से कि अगर कश्मीर में ब्राह्मण हटाया गया, वहां से भगाया गया किसी की जमीन, तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा, उनके ये चरित्र के खिलाफ है और हमारे कुरान के खिलाफ है। किसी की जमीन छूट रही हो कि वहां आप अक्सरियत में है, मेजॉरिटी में है, उस वक्त के गुनाहगार हैं ये हमारे, जो उस टाइम के वहां के उलमा इकराम रहे, जो मौलाना थे। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं आज। उनका फर्ज था कि बाहैसियत इंसान, बाहैसियत हमारे नबी के मानने वाले, उनको रोकना चाहिए था, उनका सीना आगे होना चाहिए था उन आतंकवादियों के खिलाफ कि हम इस अपने भाई को यहाँ से, वतन से जाने नहीं देंगे। रेखा पे रेप होगा, खामोश रहेगा मुसलमान। मौलाना जो लोग आते हैं टीवी पे और जो लोग पैकेट लेके बैठ जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। रेखा पे बलात्कार होगा या उस पे जुल्म होगा, वो बहन पे हमारी, तो खामोश रहेंगे आप। रजिया पे हो गया तो ढोल पीट देंगे आप फिर कहेंगे हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। नहीं चलेगा ऐसा। आपका कहना है कि रेखा पे अगर रेप होता है, दोनों समुदायों का विरोध होना चाहिए उस रेपिस्टों। वो रेपिस्ट किसी कास्ट के हो, हमारे उन उलमा इकराम जो हमारे, जो मौलाना लोग टीवी पे आते हैं, प्रचार पे हैं, जिनको लोग जानते हैं, हम सब मौलानाओं की बात नहीं कर रहे हैं, जो वेल नोन चेहरे हैं, जो कभी मोदी जी के साथ टोपी लगा के फोटो खिंचवाते हैं, कभी अखिलेश जी के साथ, कभी बहन जी के साथ, हम उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका संदेश लोग इंडोर्स करते हैं। तो उनके ऊपर अगर वो मुसलमान है असली, तो उनका फर्ज बनता है कि रेखा के ऊपर जुल्म हुआ है, वो किसी धर्म के जात के लोगों ने किया है, उस पर सड़क पे आ जाइए, उस पर तलवार लेके आ जाइए, उसकी मदद के लिए आ जाइए। और वही बात सनातनी भाइयों से कहते हैं जो ठेकेदार बने हुए कि रजिया के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो आप आ जाइए। इस देश की सुंदरता देख लीजिए कि ये देश कितना सुंदर हो जाएगा, अब मुद्दा कहाँ चला जाएगा। इसकी शुरुआत आप करेंगे? मैं तो करता हूँ। मेरा अभी जो हमला हुआ पहलगाम पे, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, चाहिएगा तो इस लगा सकते हैं आप। उस पे मैंने कड़ी आलोचना की, और जो तमीज के दायरे में गाली हो सकती है ऑन कैमरा, वो गाली मैंने उसमें दी। पाकिस्तान को भी दी, उनके हुक्मरान को भी दी, उनके कर्नल्स को भी दी। वो जो एक डॉग बैठा हुआ वहां पे सेना का पति बन के, तो उसको भी खासतौर से इंडोर्स करके दी। अब बहुत वायरल हुई हमारी वो बाइट, और वेरी नेक्स्ट डे दी। और मैंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़े
तो हम लोगों को सरहद पे भेज दीजिए, मर के आएंगे, उससे पहले 2-4 मारेंगे जरूर। देखिए, जब आपके अंदर दूसरे का दर्द समझने की, जैसे अगर हम आपको गाली बकते हैं और मेरी आदत ये बन जाए कि आप महसूस, मुझे कोई बकेगा गाली तो मुझे क्या महसूस होगा, मैं जीवन में आपको कभी जिंदगी में गाली नहीं बकूंगा, क्योंकि वो फील मैं ले रहा हूं पहले ना। और जब आदमी इसका बेहिस होता है, बेहिस माने उसको चिकना घड़ा जैसे पुराने लोग कहते थे, पानी डालो सरक जाएगा। तो जिसका कैरेक्टर ही नहीं है, जिसकी सोच ही नहीं है, वो आदमी किसी समाज धर्म का हो, खतरनाक है, घातक है, जानवर से बदतर है वो। मेरा दर्द ये है कि हम जब पहले जिस तरह से हम नवरात्र में भी, मेरी परवरिश वो है कि नवरात्र में भी अपने हिंदू भाई दोस्तों के घर में किचन में घुस जाते थे, तो हमारी माएँ, जो हमारे दोस्तों की माएँ थी, उनके वहाँ नवरात्र चलता था, फिर भी वो हमको पूड़ी और खीर बना करती, चलो रुक जा, बैठे हैं किनारे, डांट के कहती थी, बड़ा मजा आता था। हमारा दर्द वो है, हम मिस वो करते हैं इस हिंदुस्तान से, अपने इस भारत से। हमारा दर्द वो है कि किसी हमारे हिंदू बहन की शादी होती थी, दोस्तों की बहन की, तो हम लोग के घर में लगता था कि मेरे बहन की शादी हो रही है, स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, तो उसे मजाक भी किया जो आरएसएस और बजरंग दल से हैं। हमका बेटा ये तो नदीम मिर्जा का आता है, साले तुम यहाँ क्या कर रहे हो अभी। तो ऊपर वाला जब अपनी चाबी कसता है तो हम आप भूल जाते हैं कि पैदा नंगे हुए थे और मर के भी नंगे ही जाना है, और दोनों हाथ खोल के जाना है। इंसान देखिए इस वक्त लोभ लालच में बहुत आगे जा चुका है। अब जरूरत है हमारी, आपकी, आप नौजवान हैं, आप जैसे पत्रकार बंधु चौथा स्तंभ है, आप लोग के ऊपर भी दायित्व, जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ये हैं नदीम मिर्जा जी, जिनकी आपने बेबाकी से राजनीति पे टिप्पणी सुना, धर्म, समुदाय और हिंदुस्तान का कट्टरपंथा क्या होना चाहिए, कट्टरपंथता क्या होना चाहिए, उस पर आप इनके विचारों को सुना। मुझे जो लगा कि आप बेबाक और एक सच्चे नेक इंसान हैं, और ऐसे राजनीतिक की ज़रूरत है समाज में, और ऐसे अगर राजनेता समाज में आएंगे तो निश्चित ही परिवर्तन, और जब भारत के सोने की चिड़िया कही जाती है वो समाज में देखने को मिलेगी। ऐसे ही तमाम शख्सियत से रूबरू होने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।